एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर द मुगल एम्पायर्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मेडिवल हिस्ट्री के दिल्ली सुल्तान्स क्लियर कर लिए थे। आज हम मुगल एम्पायर्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द मुगल एम्पायर वर द डिसेंट ऑफ टू ग्रेट लाइनेज। जो मुगल एम्पायर थे वो दो जगह के डिसेंट से, जैसे कि फ्रॉम द मदर दे वर द डिसेंट्स ऑफ द चंगेज खान एंड फ्रॉम फादर साइड दे वर द डिसेंट ऑफ सक्सेसफुल रूलर तैमूर खान। ठीक है, जो तैमूर खान थे वो उन्होंने एट द एज ऑफ 1398 यानी कि 1398 में क्या किया था कि दिल्ली को कॉन्कर कर लिया था, यानी कि इंडिया के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था और इंडिया में दिल्ली को कॉन्कर कर लिया था। तो जो मुगल्स थे वो चंगेज़ खां को चंगेज़ खां के डिसेंट होना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खां जो था वो एक क्रूर रूलर था। ठीक है, क्रूरल टाइप का व्यक्ति था। और जो तैमूर खान था वो क्रूर नहीं था। वो क्या करते थे, जो तैमूर खान था उन्होंने लगभग 1398 में दिल्ली को कॉन्कर कर लिया था, तो उनकी सक्सेस से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो जो मुगल्स थे वो अपने आप को तैमूर का वंशज होना पसंद करते थे। और एक और बात, जो मुगल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मंगोल वाले जो यानी कि मंगोल, चंगेज़ खां मंगोल का था, तो मंगोल से मुगल वर्ड निकला, इस वजह से इनको मुगल्स बोला जाता था। अब हम ये सब अपने चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, भाई क्या चल रहा है और क्या है। ठीक है, एक बार हम टाइमलाइन क्लियर कर दी। अब देखते हैं मुगल मिलिट्री कंपेरिजन। जैसे कि बाबर कब आया था? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और 1530 तक ही रहा था। द फर्स्ट मुगल एम्पायर था जो सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फहराना इन 1494। जब वो 12 साल का था, तभी उन्होंने फहराना में 1494 में थ्रोन ले लिया था दिल्ली का, बट वाज फोर्स्ड टू लीव हिज असेंट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक। जो उज्बेक्स थे उन्होंने क्या किया था कि उनके थ्रोन से हटा दिया था। ठीक है, क्योंकि वो एज भी छोट थी। ठीक है, फिर ये दोबारा आए बाबर इन द एज ऑफ 1526। 1526 में बाबर आए तो इब्राहिम लोदी, जो कि क्या थे, एक अफगानी को डिफीट कर दिया और मुगल्स को ऊपर ले गए, यानी कि मुगल्स का राइज अप हो गया। सुल्तान ऑफ दिल्ली एट पानीपत में हरा दिया था दिल्ली के सुल्तान कौन? इब्राहिम लोदी को। ने अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने अफगान डायनेस्टी यानी दिल्ली सुल्तान्स को क्लियर करके आए हैं। अगर आप इस चैप्टर से लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो यू शुड हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, इट्स अ मैंडेटरी। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज नाउ एंड कैप्चर द दिल्ली एंड आगरा। और आगरा एंड दिल्ली को कैप्चर कर दिया था। द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल एंड अदर किंगडम सच एज अहोम, सिख एंड द मेवाड़ वॉज अ डायनामिक, यानी कि इनके रिलेशंस ठीक ही थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब मुगल्स ज़्यादा वो थे पावरफुल, तो उनको उनकी बातें माननी पड़ती थी। जो मुगल एम्पायर फोर्ट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था तो मुगल उनके ऊपर क्या करते थे, उनके ऊपर उनकी बात नहीं मानते थे और उनसे लड़ाई करना स्टार्टअप कर देते। बट द मुगल वर द पावरफुल, मैनी अदर रूलर एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगल पावरफुल थे तो सभी उसकी अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट कर लेते, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही। ठीक है, उसके बाद जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने मना कर दिया, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक। वंस डिफीटेड हाउवर दे वर हार्म ऑनरली ट्रीटेड बाय मुगल्स। एक बार जब सिसोदिया राजपूत को डिफीट कर दिया था मुगल्स ने फाइट में, तो जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया, उनको फिर भी ऑनर देते थे, सम्मान देते थे और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे। ठीक है, यानी कि हराने के बाद भी कूल रहते थे, अच्छे व्यवहार करते थे। फिर उसके बाद बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस, और हमेशा के लिए ये बैलेंस नहीं रखा जा सकता था। यानी कि एक तो वो उनको क्या बोलते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, जैसे सिसोदिया राजपूत किसका विरोध कर रहे थे, मुगल्स का विरोध कर रहे थे। विरोध करने के बाद भी उनको उनके साथ हार्मोनाइज रहना या आराम से बात करना, ये हमेशा के लिए नहीं रख सकते थे। तो जब औरंगज़ेब का टाइम आया तब क्या हुआ था, जो औरंगज़ेब और जैसे शिवाजी ने मुगल्स की अथॉरिटी नहीं मानी थी तो औरंगज़ेब ने उनको इंसल्ट कर दी थी। ये वाला इंसिडेंट हिस्ट्री में
बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है, बहुत सारी मूवीज भी बनी है इस इंसिडेंट पे। लीड्स टू मैनी वॉर्स विद द मराठास, जो जिसके कारण मराठा और मुगलों के बीच में बहुत बड़े बड़े वार्स होते रहे थे। ठीक है, मैनी बहुत सारे राजपूत भी रजिस्ट करते थे मुगल का, बट मैनी मैरिड देयर डॉटर, और लेकिन उसी के बजाय कुछ एक जो मुगल्स थे वो अपनी डॉटर्स की मैरिड कर देते थे। कहाँ, किस फैमिली में? राजपूत फैमिली में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। इसी तरह से अगर आप देखें तो मुगल एम्पायर में सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद उनके खुद उनके बेटे जैसे हुमायूं, हुमायूं के बाद जैसे हुमायूं के बाद अपने क्या बोलते हैं, एक मिनट, जैसे कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इस तरह से डायनेस्टी चलती रही। ठीक है, यानी कि लगभग 1600 तक मुगल डायनेस्टी रही, लेकिन इन द एज ऑफ 1700 मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होने लगा। वो कैसे हुआ, वो अब हम ये जो पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार ये सब क्या थे, इन सब से हमें अच्छे से क्लियर होगा। और इस टाइम पे पॉलिटिकल रेफरेंसेस ज़्यादा होने लगे, यानी पॉलिटिक्स ज़्यादा होने लगी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी को भी समझने लगे थे। इसी वजह से जो अपने रेड फोर्ट है ना, रेड फोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री जो है पीएम है वो क्या देते हैं, स्पीच देते हैं रेड फोर्ट पे, क्योंकि जो मुगल्स थे वो वहाँ रहते थे रेड फोर्ट में, और उन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और पॉलिटिकल रेफरेंसेस स्टार्टअप किए थे, इस वजह से ही वहाँ पे स्पीच भी दी जाती है ना। मनसब हु होल्ड अ पोजीशन और ए रैंक, मनसब किसको कहा जाता था, जो जिसके पास कोई भी पोजीशन होती थी, जैसे कि आज अगर हम लगा लें जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसको उस टाइम पे मनसब बोला जाता था। ठीक है, मनसबदार जिसकी खुद की पोजीशन है। ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स, और ग्रेडिंग सिस्टम यूज किया जाता है मुगल से। दोज हु जॉइन द मुगल सर्विस वर गिवन टू द टाइटल ऑफ द मनसबदार, जो मुगल की सर्विस लेता था उनको टाइटल दिया जाता था। रैंक एंड सैलरी वाज डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू जाट, जाट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी कि ना इसको ये फर्स्ट रैंक दी हुई है, यानी कि सेकंड रैंक दी हुई है, तो ये मतलब नंबर होता था, उसको जैट बोलते थे। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज अ जागीर, यानी कि उनको जो सैलरी दी जाती थी इन द फॉर्म ऑफ जागीर दी जाती थी, और जो सैलरी देते थे उनको जागीरदार बोला जाता है। इससे क्लियर हुआ मनसब क्या था और जागीरदार क्या था। ठीक है, उसके बाद देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार, लेकिन जैसे कि जैसे टाइम था गया वहाँ पे नंबर ऑफ मनसबदार का नंबर इंक्रीज होता गया। दीज एंड अनदर फैक्टर क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ नंबर ऑफ जागीर, दीज एंड अनदर फैक्टर क्रिएटेड ए शॉर्टेज होगी इन ए नंबर ऑफ जागीर, यानी कि अब मनसबदार बढ़ते गए, और मनसबदार को हम क्या देते थे, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, सैलरी को नहीं देते थे जागीर। ठीक है, अब अपने पास मनसबदार ज़्यादा हो गए और जागीर कम हो गई। दीज अनदर फैक्टर क्रिएटेड, तो मतलब अब मनसबदार ज़्यादा हो गए और जागीर जितनी थी उतनी ही थी। ठीक है, तो क्या हो गया, तो जागीर की शॉर्टेज होने लगी। एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू कलेक्ट मोर रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर, अब जो जागीरदार थे वो जो मनसबदार को पैसा देना कहीं से तो पूरा करेंगे, तो इससे वो क्या करते थे, हायर टैक्सेस लेना स्टार्टअप कर दिया था उन्होंने फार्मर से। एंड डूइंग मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, सो पुअर मैन लेबर सफर्ड अ लूट, अब पुअर मैन क्या थे, यानी कि जो नॉर्मल पीपल थे जो सर्विस नहीं करते थे, वो तो बस खेती से अपनी इनकम कमाते थे, और जो खेती से इनकम कमाते थे तो उस टाइम पे इतनी ट्रेडिंग नहीं होती थी और खेती भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब स्किल्स इतनी नहीं थी, तो क्या थे जो पुअर फार्मर थे वो और भी गरीब होते गए, क्योंकि उनका एक्सप्लोटेशन होने लगा, और जो उनसे पैसा मतलब टैक्सेस का पैसा आता था वो सारा मनसबदार को दे दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जब्त और जमींदार क्या है ये देखते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मुगल टैक्सेशन फ्रॉम द पीजेंट, मतलब जो मुगल का टैक्स मतलब उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था, यानी गवर्नमेंट का उस टाइम की गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था, जो क्या था, पीजेंट से ले लेना। दे कॉल जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल सच मिडल मैन, जो क्या बोलते हैं जमींदार को, क्या मतलब अगर आप डिस्क्राइब करें तो वो मिडिल मैन होते, जो कॉमन पीपल होते थे, यानी कि जिनके पास मुगल्स की सर्विस नहीं होती थी उन्हें जमींदार कहा जाता था। बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे गेट, अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर टेक टैक्स फ्रॉम पीजेंट, यानी कि जितने ज़्यादा में उनकी खेती हुई है या जितना ज़्यादा उनको मिला है उस यानी कि अगर खेती करने के बाद उनके पास जो भी प्रोडक्ट मिला है या फिर जो जितने पैसे आए हैं उस सब के हिसाब से जो अकबर के रिवेन्यू थे उसके ऊपर टैक्सेशन
एक्सप्लोइटेशन करते थे, एक्सप्लोइटेशन ड्यू टू रेबलाइजेशन इन इंडिया, मतलब फार्मर्स का इतना एक्सप्लोइटेशन होने लग गया था, यानी कि उनका जो पैसा था वो सारा टैक्सेस के फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता था और वो सब मनसबदार को दे दिया जाता था। अगर मान लो मनसबदार कंट्री के 30% पीपल है तो यानी कि 70% पीपल की जो इनकम है वो उनसे लेके टैक्सेशन के फॉर्म में 29% लोगों को दी जाती थी। एज ए रिजल्ट क्या होता था, जो अमीर थे वो और भी अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे उनका और भी एक्सप्लोइटेशन होता जा रहा था। ठीक है, अब इतना एक्सप्लोइटेशन होगा तो रेबलाइजेशन भी होने लगा इंडिया में, मतलब विरोध करना स्टार्टअप कर दिया। कैसे? अ क्लोजर लुक टू अकबर पॉलिसी, उनकी पॉलिसी देखते हैं। द एम्पायर इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास गवर्न बाय द सूबेदार हु कैरीज आउट द बोथ पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री फंक्शन, मतलब जिसके पास मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों फंक्शन होते थे उसको सूबेदार कहा जाता था। द ब्रॉड फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्पायर बट लेड डाउन बाय द अकबर एलाबरेटली डिस्कस बाय द अब्दुल फैजल इन हिज बुक अकबरनामा, स्पेशली इन द लास्ट वॉल्यूम एन अकबर, मतलब अब्दुल फैजल ने बुक्स लिखी थी अबाउट अकबर जिसको अकबरनामा या फिर एनी अकबरी कहा जाता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक सेकेंड efficiency of Mughal Empire has led to a greater economical commercial prosperity in Mughal in आफ्टर द 1600, यानी कि अब मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज होने के बाद मुगल एम्पायर के पास ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी हो गई थी इन द एंड ऑफ 1600। द एनमरस वेल्थ रिसोर्सेज कमांडेड बाय मुगल इलाइट मेड देम एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप एट द एंड ऑफ 1650s, यानी कि 1650 के दशक में लास्ट तक क्या था, बहुत सारे वेल्थ के ग्रुप बना लिए थे। अथॉरिटी गिरने लगी। सर्वेंट एमर्ज एज सेंटर ऑफ द पावर, यानी कि जो मनसबदार थे वो क्या करते थे, उनके खुद के सर्वेंट होते थे, अपने सर्वेंट्स को कहते थे कि ना तुम वहां से हमारी सैलरी कलेक्ट करो, और खुद और कहीं जाके कोई और काम करना स्टार्टअप कर देते थे। ठीक है, इस तरह से मनसबदार अकेला एक काम ना करके बहुत सारे काम कर देता था और इस तरह से उसकी सैलरी जो थ्रोन थे यानी कि एम्पायर थे उससे भी ज़्यादा उनके बराबर ही होने लगी थी लगभग। सर्वेंट एमर्ज एज ए सेंटर ऑफ पावर, यानी कि ये जो सर्वेंट थे सेंटर ऑफ पावर होने लग गए थे, यानी कि मुगल्स का डिक्लाइन हो गया था। मतलब मुगल्स के पास इतना पैसा नहीं था क्योंकि मनसबदार जो थे वो सारा का सारा पैसा कलेक्ट करने लग गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, राजा ने कहा कि मेरे पास अब इतने पैसे, मतलब उनकी प्रोस्पेरिटी डाउन होगी, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे पैसे जो मनसबदार थे उनको सेंटर ऑफ पावर बना दिया, यानी कि आप जाके और इस सब कुछ को कलेक्ट करो। ठीक है, तो फिर उन्होंने कलेक्शन स्टार्टअप कर दी। कलेक्शन स्टार्टअप करने के बाद तो उनको मतलब जैसे कि सर्वेंट एमर्ज एज ए सेंटर ऑफ पावर, जैसे कि अब अलग एक सब कॉन्टिनेंट था इंडिया, उस इंडिया सब कॉन्टिनेंट को बस एक एम्पायर चला रहे थे मुगल। लेकिन अब 1650 के दशक में क्या हुआ था कि ये एम्पायर अलग अलग प्रोविंसेस में बट गए। प्रोविंसेस जैसे कि आज अपना स्टेट में बटे हुए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, इस टाइप से अलग अलग प्रोविंसेस में बट गई थे, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। मुगल एम्पायर एट द दिल्ली, मुगल जो एम्पायर थे वो दिल्ली में मास्टर करते थे, मतलब जो भी प्रोविंसेस थे अलग अलग वो क्या करते थे, दिल्ली में जाके उनको अपने वो बताते थे कि हम मेरे पास इतनी इनकम आई है और उनको सीधा टैक्स देते थे। लेकिन जब 1767 के मतलब 1700 के दशक में क्या हुआ कि एंड में प्रोविंशियल पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो गए। अब उनको दिल्ली के मास्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता था कि हम ये कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे जाएंगे तो लगभग मॉडर्न इंडिया की तरफ आते जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम बहुत सारे इन्वेजन और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज रियली ए मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, प्लीज़ कीप अटेंशन एंड लर्न एज मच एज यू कैन। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करते रहिए ताकि वो भी इंफॉर्मेशन को गेट कर सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।